तो दोस्तों देखिए, ये प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न पत्र को खोलने की प्रक्रिया को आगे करते हैं बढ़ाते हुए। प्रश्न पत्र का क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों के सामने प्रश्न पत्र आ गया है, इसको अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इसमें पहला टाइगा वन, टुंड्रा वन, उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वन, और लास्ट में है अमेजन। अब तो इसमें सही है अमेजन वर्षा वन। और ये सेकंड क्वेश्चन पे, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तो इसमें पाँचवीं सर उसके बाद आइए, निम्नलिखित में किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो इसमें सर इसमें निजी क्षेत्र। निम्नलिखित, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना था। तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें ये जो MS है, स्वामीनाथन जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। तो इसमें हो जाएगा बैंकिंग कंपनियों का अधिग्रहण और हस्तांतरण, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं, बैंकिंग विनिमय अधिनियम। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन आप लोग सही लगा लीजिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहली 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो राजकोषीय नीति सुधार, मौद्रिक नीति सुधार, इनमें से कोई नहीं, वैश्वीकरण। तो इसमें लगा लेते हैं आप वैश्वीकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोग को यहाँ, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसमें लगा लिया विधानमंडल के प्रति। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। लिखित और विस्तृत संविधान, द्विस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक मताधिकार, एकल नागरिकता। तो इसमें लगा लीजिए आप द्विस्तरीय सरकार जो है वो लगा लीजिए। उसके बाद आइए 9th पे क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के लिए DPSP राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में किस संविधान से प्रेरित थे। तो USA, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं, आयरलैंड। तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें से आप लगा लीजिए, तो इसमें सर वाक और अभिव्यक्त स्वातंत्र का अधिकार, इसमें B सही है सर। उसके बाद आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन पर, पायरिया निम्न में से किसका रोग है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है। तो आप लोग जानते होंगे ये दांत में होता है, दांत के मसूड़ों में। तो इसको हम सही कर लेते हैं, दांत के मसूड़ों में, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो फ्लोएम, जाइलम में फ्लोएम। दो ऑप्शन में दिया गया है, पौधों, स्तनधारियों, कीटों, जानवरों के प्रजनन अंगों। तो ये तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक जो होता है ये पौधों में, प्लांट्स में पाया जाता है। तो इसको हम प्लांट्स में सही कर देते हैं सर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो इसमें आप लोग
शायद जानते होंगे कि तीन स्तर इसमें, तो इसको 3 स्तर का सही कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन तो बार बार आप शुरू से ही पढ़ चुके होंगे लगभग, तो इसमें कोई बताने की तो दिक्कत है नहीं। तो इसको 746 वाट लगा लीजिए सर, ठीक है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है। कोयले का जलना, भोजन का पाचन, पानी का भाप में रूपांतरण, कागज़ का जलना। तो ये कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज़ का जलना, ये तीनों तो एक रासायनिक अपक्रिया है, जबकि पानी का भाप में रूपांतरण ये रासायनिक अपक्रिया नहीं है, ठीक है सर। तो इसको सी में सही कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं 19 का कितना प्रतिशत, 7.6 है। तो इसको इसे साधारण से इसे ऊपर तो हल किए ही हैं, तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो इसमें लगाते हैं, ऊपर लगाया भी गया है, मैं लगाया हमने, उसके बाद लगाते हैं अभी 100 इक्वल टू 760/19। अब इसको काटेंगे तो 19 चौके 76, मतलब 40 आ गया आंसर। तो इसमें आप 40% सही करे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नीचे में, 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो इसमें देख लिए, पहले अभाज्य संख्या बताते हैं, 61, 67, 71, 73, 79, सभी को जोड़ दिया जाता है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन 17 को इसे लिखते हैं, 61, 67, 71, 73, ये 79 और बटे जितनी संख्याएं 1 2 3 4 5, इसके बटे 5। इसको जोड़ के देखते हैं, तो ये हो गया 7 1 8, 8 9, 9 3 12, 12 9 21, ये हो गया 1, 7 7 14, 14 21, 21 6 27, 27 6 34 और 1 हासिल 35, 351 हो गया। इसके बटे 5 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 के 5, 5 7 35, ठीक है, ये 7 हो गया। उसके बाद तो इसके बाद 1 बचा, तो 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो ऐसा करिए कि 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। उसके बाद अब काटेंगे इसको, फिर 5 से, फिर 5 2 9 10। अब ये आ गया आंसर 70.2 आंसर, ठीक है, ये हो गया 70.2। तो इसमें 70.2 सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में अब सर्वप्रथम हम ये करते हैं कि इसका वर्गमूल देखते हैं। तो वर्गमूल निकल कर आता है ये क्वेश्चन है 0409, इसके बाद ये करोड़ी 1 2 544। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे 3.47 आएगा, ठीक है। इसको माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 1.12, ठीक है। अब इसके बाद
उसके बाद क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। ये माइनस करने के बाद आता है 2.35, ये आंसर। तो इसमें 2.35 सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो एस्टिक एसिड ये तो होगा नहीं। एस्टिक एसिड का सूत्र CH3COOH है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी नहीं होगा। और सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, क्योंकि यही कार और वाहनों के बैटरियों में प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। और इसको हम सही कर देते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो इसमें ये जो लगा है ये वाला सही है, 7/8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व करने पर जब सॉल्व किया जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 21, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2.35। अब यहाँ से आते हैं, हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट है थोड़ा सा, तो हिंदी के क्वेश्चन को देखते हैं। अनिल का पर्यायवाची शब्द, तो अनिल का आप लोग जानते होंगे, अनिल का पर्यायवाची, अनिल हवा से संबंधित है। तो इसमें दिया है पवन, चक्रवात, पावस, अनल। तो चक्रवात तो होगा नहीं, अनल तो होगा नहीं, पावस भी नहीं होगा, तो इसमें पवन आप लगा दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाएंगे, गुप्त का विलोम शब्द है। गुप्त का विलोम शब्द है, तो गुप्त मतलब कोई चीज़ जिसे राज रखनी हो, जिसका पता ना हो, उसे हम गुप्त कहते हैं। तो निष्ठ तो होगा नहीं, जानना तो होगा नहीं। उसके बाद गूढ़, ये भी नहीं होगा। प्रकट, प्रकट मतलब बताना, वही प्रकट, अब इसको प्रकट ही समझ लीजिए, तो प्रकट सही है। अब आ जाएगा सद्भावना का सन्निविच्छेद क्या होगा। सद्भावना, तो सद्भावना व्यंजन संधि है, आप लोग जानते ही होंगे। ये इसका नियम होता है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे ता, उसमें हलंत लगा हो नीचे, के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या रा, ला, वा, हा या कोई स्वर आए, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण से बदल जाता है। तो यहाँ सद्भावना में दा शब्द आया है, जिसमें नीचे हलंत लगा है, जो ता वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए सद्भावना सन्निविच्छेद का सन्निविच्छेद सतधन भावना होगा। तो आप इस पे हम सद्भावना को लगा देते हैं 24 पे, सद्भावना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, श्वेत और श्वेत का अर्थ बताइए। तो इसमें श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, एक होता है, और श्वेत का मतलब पसीना होता है। तो इसमें डी सही लगा लिए, सफ़ेद और पसीना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। तो खाक में मिलने का मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना, ठीक। इसके बाद ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ से छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। एक क्वेश्चन ये है, देख लेते हैं। दोनों कथनों में पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो क्वेश्चन
ये है कथन नंबर पहला। पुतली प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। कथन ए कारण है और कथन दो प्रभाव है। कथन एक और दोनों स्वतंत्र कारण है। दोनों कथन एक और दो किसी समान कारण के प्रभाव हैं। कथन डी कथन दो कारण और कथन ए इसका प्रभाव है। तो इसमें कथन ये जो है कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 30C। ठीक है, तो द अनामलाई रीटेल नाम की टैमजल फ्लाई एक नई प्रजाति किस राज्य में की गई है? तो ये असम में की गई है। ये असम में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये केरल में की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। गोपी इन्हें क्या कहेंगे? इसमें मामा, पिता, इनमें से कोई नहीं, नाना। तो इसमें से आप लगा लीजिए। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। गोपी ने क्या कहेगा? तो उन्हें नाना शब्द से गोपी के वो नाना जी हैं जिनके लिए वह कह रहा है। उसके बाद आ जाएंगे विषम शब्द चुने। तो विषम शब्द चुने, इसमें 3, 13, 17, 23, 33 और 67 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से एक 33 शब्द है, 33 जो है वो विषम है क्योंकि ये कट जाएगा, बाकी कोई नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद 6:10 पर घड़ी की कांटे, सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये होता है 125 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो ये नया नाम हो गया आपका संभाजीनगर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है यूके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो इसमें दिया है ओमान, फ्रांस, सूडान और जापान। तो इसमें सूडान सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जागृति निम्नलिखित में किस क्षेत्र संबंधी शुभंकर है?
आयकर, उपभोक्ता जागरूकता, क्रिप्टो मुद्रा, जलवायु परिवर्तन। तो इसमें उपभोक्ता जो है, ये जो कंज्यूमर अवेयरनेस है, कंज्यूमर अवेयरनेस, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विप्रो, ONGC, GC, टाटा एंटरप्राइजेज। तो इसमें रिलायंस का सही है, ये पहला वाला, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 43 क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर, ये वाला। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? ये असम, बिहार, उड़ीसा, केरल। तो भाई ये केरल सही है। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और रूस, भारत और फ्रांस, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और यूनाइटेड किंगडम। तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी तो आप लोग लगभग जानते होंगे, जेरूसलम इसकी राजधानी है। और फिर डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य लगभग इसमें से शिकायत निवारण, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि, जनता की भागीदारी, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं के पुरस्कार। तो इसमें से बी ऑप्शन सही है, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक दिया है TNAU, बी दिया है इसरो, तीसरा दिया इसमें कोई नहीं, चौथा दिया DRDO। तो इसमें से इसरो के साथ किया गया, ठीक है। के बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो साझा करने का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने का जो दिया हुआ है वो इनमें से भूटान तो नहीं है, नेपाल भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। ये बांग्लादेश जो है, ये वाला, ये बांग्लादेश इसमें सही है। बांग्लादेश पे टिक करते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं हम क्वेश्चन को। उसके बाद फिर आ जाइए 49 क्वेश्चन पे। 49 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? इसमें क्वेश्चन में दिया है कूर्ग, श्रीनगर, दार्जिलिंग, मसूरी। निम्नलिखित में किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो ये जो कूर्ग है, कूर्ग, इसे स्कॉटलैंड में किसी भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। भारत का स्कॉटलैंड कूर्ग को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन है। 50 कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है? कजरी, लघु कला, इनमें से कोई नहीं, सांझी। तो इसमें से सही हो जाएगा क्वेश्चन उसकी जो सांझी दिया है, डी वाला। उसके बाद निम्न क्वेश्चन आते हैं 51 पे। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य। तो 29वां राज्य के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे कि 29वां राज्य कौन सा बनाया गया था।
2014 में वो 29वां राज्य बनाया गया जो तेलंगाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सभी इम्पॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद है? झारखंड, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा। तो विधान परिषद वाला राज्य गुजरात नहीं है, ये इसमें होगा कर्नाटक। सॉरी सर, तो इसमें दोस्तों कर्नाटक सही करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 फरवरी, 8 नवंबर, 8 सितंबर और 8 अक्टूबर। तो इसमें से जो 8 सितंबर है वो हो गया सेना दिवस। उसके बाद आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। वॉलीबॉल निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल इंडोनेशिया, नेपाल, इनमें से कोई नहीं, अर्जेंटीना। तो ये नेपाल सही है। इसमें अपने यहाँ का भी जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, बट हॉकी से ज़्यादा लोग क्रिकेट पे डिपेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखी है? महर्षि दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो इसमें से सही कर लीजिएगा, ये महात्मा गांधी ने लिखा था। महात्मा गांधी जी ने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। इसमें दिया है परावैंगनिक विकिरण, औरक विकिरण, में से कोई नहीं, दृश्यमान विकिरण, दृश्यमान प्रकाश। तो इसमें जो औरक विकिरण है इसको सही कर लीजिए। इंफ्रारेड रेडिएशन जो उसको कहते हैं इस पर। अब हम आगे एक ये क्वेश्चन दिया है, इसको पढ़ते हैं पूरा, फिर डिफाइन करते हैं। दिया है निम्नलिखित में उदाहरण पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में से उत्तर दीजिए। मादक पदार्थों का प्रयोग की लत आज के युवाओं में तेजी से फैल रही है। कई बार फैशन की खातिर दोस्तों के उकसावे पर लिए गए ये मादक पदार्थ अक्सर जानलेवा होते हैं। स्कूल, कॉलेजों या आसपास पड़ोस में गलत संगति के दोस्तों के साथ ही गुटखा, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम और धूम्रपान सहित चरस, स्मैक, कोकीन, ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक पदार्थों के सेवन की ओर अपने आप कदम बढ़ जाते हैं। पहले उन्हें मादक पदार्थ में फ्री में उपलब्ध कराकर इसका लती बनाया जाता है और फिर लती बनने पर वे इसके लिए चोरी लेकर अपराध तक करने को तैयार हो जाते हैं। माँ बाप द्वारा दिए गए जेब खर्च कम पड़ने लगता है। नशे के लिए उपभोग में लाई जाने वाली सुइयाँ HIV का कारण भी बनती हैं जो अंततः एड्स का रूप धारण करती हैं। कई बार तो बच्चे घर के ही सदस्यों को से नशे की आदत सीखते हैं। उन्हें लगता है जो बड़े कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं और वो फिर घर में चोरी कर आरम्भ कर देते हैं। चिकित्सकीय आधार पर देखें तो अफीम, हेरोइन, चरस, कोकीन तथा स्मैक जैसे मादक पदार्थों से व्यक्ति वास्तव में अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है एवं पागल तथा सुसुप्तावस्था में हो जाता है। ऐसे उत्तेजना लाने वाले पदार्थ हैं जिनकी लत के प्रभाव में व्यक्ति अपराध तक कर बैठता है। ऐसे युवा उच्छृंखल, हिंसक, अनुशासनहीन, झगड़ालू, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह और शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। मामला सिर्फ स्वास्थ्य से ही नहीं अपितु अपराध से भी है। कहा भी जा गया है कि जीवन अनमोल है, नशे के सेवन से यह अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। कॉलेज में ही नहीं, स्कूलों तक ये बीमारी पहुंच
पहुंच चुकी है। भारत के कई राज्यों में गांजा व अफीम की खेती होती है और हेरोइन आदि का व्यापार खुलेआम चल रहा है। कहा जा रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी। तो इसमें जिसने संदर्भ बनाया क्वेश्चन, इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि जैसे बच्चा शुरू में जाता है, अपने मित्रों के साथ रहता है और धीरे धीरे वो ये जो दारू भांग और गांजा अफीम आदि का सेवन करने लगता है। तो पहले तो वो सेवन करता है वो दोस्त के द्वारा ही दिए गए पैसों से, लेकिन बाद में वो दोस्त लोग ही धीरे धीरे उसका साथ तो रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे साथ छोड़ना चालू कर देते हैं और बाद में पैसा नहीं रहता है तो चोरी करने लगते हैं। नशे के धुत में वो चोरी सब कुछ करने लगते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों का प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? यथा पान सुपारी का सेवन, परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, नशा करने वाले साथियों की संगत, स्कूल कॉलेज के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्धता। तो इसमें से आपको खोजना है उचित कारण नहीं है। तो इसमें उचित कारण में ये जो परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ठीक है, ये नहीं कि धनी परिवार है तो बिगड़ जाएंगे। धनी परिवार में भी अच्छे लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है और इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सेकंड इसमें दिया है, ऊंची फीस वसूलने और शहर के अच्छे स्कूल और कॉलेज बच्चों की आचरण एवं नैतिकता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सी वाला है, क्वेश्चन और कॉलेजों के आसपास स्मैक सप्लाई होता है और पुलिस कुछ नहीं करती, इसी कारण से प्रवृत्ति बढ़ रही। डी वाला क्वेश्चन है, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। अब इसमें सही क्या है इन सब में से? ये जो पहला है, राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है और इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ठीक है, अब ये स्पष्ट यहीं पे कर देते हैं। जब लॉकडाउन लगा उसके दौरान सब कुछ काम बंद था, बट ये जो देसी शराब का ठेका है और अंग्रेज़ी शराब का ठेका है, सरकार ने इनको कभी बाधित नहीं किया। आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सरकार की यही नाकामियां हैं जिसकी वजह से हमारे युवा लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनका सेवन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, स्वास्थ्य के प्रति सजगता, मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत। तो भाई इन सब में तो लगभग सब है, बाकी एक को छोड़ के ये जो स्वास्थ्य के प्रति सजगता है, आप जब मादक पदार्थों का सेवन करेंगे तो स्वास्थ्य के प्रति सजग थोड़ी हो पाएंगे, आपका स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता जाएगा। तो इसमें 2 छोड़ के 1, 3 और 4 हो जाएगा, तो डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुसुप्ति, HIV और एड्स, मानसिक संतुलन। तो भाई इसमें से सब सही है, चारों विकल्प इसमें सही है या सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी दोषी है? दोषी
चलिए क्वेश्चन के विकल्प को देखते हैं। इसमें से राज्य पुलिस, राज्य सरकार, बच्चों के माँ बाप, बच्चों के मित्र। आप लोग भी जानिए आप लोग किसको दोष देंगे। अब आप मादक पदार्थ का सेवन कर रहे हैं तो उसमें राज्य पुलिस का कोई हाथ नहीं, राज्य सरकार का कोई नहीं। बच्चे के माँ बाप क्या करें, वो तो उनको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों के मित्र जो होते हैं वही लोग गड़बड़ होते हैं, ले जाते हैं और पहले तो मादक पदार्थों का सेवन कराते हैं, तो ऐसा ही करते हैं बच्चों के मित्र। और सेवन कराने के बाद पहले तो अपने पैसे से खर्च करते हैं, बाद में उनसे कहते हैं कि भैया पैसा लेके आओ तभी कुछ हो पाएगा, तो उसके लिए बच्चा चोरी वोरी करने लगता है। भाई खाना पीना तो है ही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन दिया है, इसको भी नहीं करते हैं, ये लंबा क्वेश्चन है सब। फिर भी क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, इसमें से आंसर भी बता देते हैं। निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। म्यूचुअल फंड और SIP, कमोडिटीज और शेयर की खरीद बेच, सेविंग बैंक खाते में रखा धन, जमीन या सोना खरीदना। निवेश का उदाहरण नहीं है, तो निवेश का उदाहरण इसमें हो जाएगा जो आप लोग पैसा जमा करते हैं सेविंग अकाउंट में, इससे कोई लाभ तो मिलता नहीं है, जिससे आप मतलब कहने का मतलब ये जैसे आप पैसा कमा लो जिसको लगा के, उसके आगे फ़ायदे मिले आपको। अनुच्छेद के आधार पर क्वेश्चन नंबर 63, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं। निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। निवेश अल्पावधि में धनार्जन का तरीका होता है। गृहिणियों द्वारा परिवार के खर्चों से बचाई गई राशि अच्छा निवेश, बचाई गई अच्छा निवेश है। निवेश में उच्च रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है, तो इसमें ये पहला और चौथा सही हो जाएगा। निवेश में दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। निवेश में उच्च रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। अब भाई कोई चीज़ कहीं निवेश करोगे तो उसमें रिस्क रहेगा ही, बिना रिस्क के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो इसमें लगा देते हैं पहला और चौथा, तो इसमें ये सही कर देते हैं, ठीक है। रमेश ने 5,000 रुपये के एक शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है। रमेश की यह बचत जोखिम वाली है। शेयर खरीदना बचत है, शेयर खरीदना निवेश है। अब इसमें समझ लीजिए रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, सही है। शेयर खरीदना निवेश है, हाँ शेयर खरीदना निवेश है। किसी चीज़ में निवेश कर रहा है, बाद में उसका प्रॉफिट उसको मिलेगा, तो इसमें भी सही लगा दिए। उसके बाद आप आ जाइए, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य अशुद्ध है। दीर्घकालीन लक्ष्यों के प्रति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों के प्रति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन की हानि का जोखिम होता है। बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाएगा। तो इसमें 1, 3 और 4 सही है, 2 वाला नहीं सही है, तो इसमें ये सही कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष की अवधि तक के लिए रखा गया धन, बच्चों के पिग्गी बैंक में रखा गया पैसा, सोने के गहने खरीदना, उसके बाद सेविंग बैंक में खाते रखना। ये जो सोने के गहने रखना,
भाई रख लोगे आज, आगे चल कर ये इसके भाव बढ़ते जा रहे हैं तो उसको आपके फ़ायदे मिलेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व नहीं करते हैं आज, इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा, आगे निकलते हैं। ज़्यादातर मैथ और जीके का सवाल, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार रणनीति? तो भाई आप लोग तो जानते ही होंगे, इसमें दिया है मराठा, ब्रिटिश, नायक, मुगल, तो क्या लगा दिया जाए? इसमें मराठा सही है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाई गई। तो पूछ रहे हैं कि वो मतलब कि उसका कास्ट जो उसके दौरान नर्तकी का कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया था? तो पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत का नक्काशी, मोमलों की ढलाई कास्टिंग, लकड़ी की नक्काशी। तो ये इसमें किस चीज़ की मतलब नक्काशी थी? तो ये हो गया मोम, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो ये हो गया निरंजना नदी। गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान है वहीं प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, कुरुक्षेत्र, मगध। तो इसमें जो कन्नौज है वो स्थानांतरित होकर थानेसर से स्थानांतरित हुई थी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? संस्कृत, हिंदी, इनमें से कोई नहीं, अंग्रेजी। तो ब्रिटिश लोग जो थे पश्चिमी थे, पश्चिम तरफ से आए थे। तो भाई ये जो है ये संस्कृत भाषा में मतलब उत्सुकता दिखाई इन्होंने। उसके बाद निम्न आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता के नाम लिखिए। अब इसमें पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। कोई इसमें बाल गंगाधर तिलक लगा देगा, लेकिन जो सही है वही लगाई भाई है। तो चलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं ऑप्शन को। मगफूर अहमद, आज़ादी, बिपिन चंद्र पाल, हसरत मोहानी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखे। तो इसमें हो जाएगा हसरत मोहानी जी, ठीक है, हसरत मोहानी जी इसमें सही कर दीजिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, कलकत्ता अधिनियम 1899, पंजाब अभिमुख हस्तांतरण अधिनियम 1900, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। तो इसमें जो मुख्य कारण है वो है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। बंगाल को, ये बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया गया 1905 ईस्वी में। उसमें वहाँ का जो यहाँ भारत का वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। उन्होंने 1905 में 19 और 20 जुलाई को ये बंगाल विभाजन का काम आरंभ किया, और ये मतलब 16 अक्टूबर तक, और 16 अक्टूबर में इसे रद्द कर दिया। मतलब 16 अक्टूबर
1911 में इसे रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। उसके बाद ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। इनमें से कोई नहीं, हिंदू और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। तो इनमें से हो जाएगा सही है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के मुख्य कारण था। तो इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन विकल्प है, हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 95, क्वेश्चन संख्या 95। इसमें दिया है भारत सरकार ने 1935 प्रावधान में ब्रिटिश सरकार के अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ और प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, शक्ति का विभाजन, डी संघीय बैंक की स्थापना। तो इसमें जो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन है वो सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। 96, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा। उसके बाद 97, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? रुग्णता, प्रवसन, सीजन, डी मृत्यु। अब इसमें से सही होगा रुग्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, 98, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? विकल्प चारों में से विकल्प ए कवरत्ती, बी आइजोल, सी पोर्ट ब्लेयर, डी सिलवासा। तो आइजोल तो होगा नहीं, सिलवासा भी नहीं होगा, पोर्ट ब्लेयर भी नहीं होगा, ये जो कवरत्ती है ये हो जाएगा। उसके बाद 99 पे आ जाएंगे। 99 क्वेश्चन में देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? थार मरुस्थल, केरल, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो भाई कोई भी जानता है कि थार का जो मरुस्थल है वहाँ दिन का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रात का तापमान ठंडा होता है। पहले रेत तो गर्म हो जाती है, तो दिन का तापमान गर्म होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, रात में वो ठंडा भी होता है, तो ठंडा होने के बाद बहुत ठंडा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ये हो गया, ये हो गया। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों, टाइम जोन में विभाजित किया गया है? अब टाइम जोन ए दिया है 12, बी दिया है 30,
और सी दिया है इनमें से कोई नहीं, डी दिया है 24। तो इनमें से आप लगा दीजिए 24, ये सही है। तो क्वेश्चन हो चुके हैं ख़त्म, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट पेपर भी रखे हैं, इसको एक पेपर ये आप लोग देखिएगा, बताइएगा क्वेश्चन कैसे थे, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद भी वीडियो पड़ेगा, ठीक है। ओके, गुड बाय।